आज हम पढ़ेंगे सम्राट की वास्तविक स्थिति के बारे में। हम इसमें देखते हैं कि ट्यूडर काल तक सम्राट पद शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक था, क्योंकि इस काल में देश के जो राजा थे उन्होंने सुख शांति समृद्धि की स्थापना की थी। एलिजाबेथ फर्स्ट भी एक शक्तिशाली शासिका थी। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के पुत्र न होने के कारण इंग्लैंड का सिंहासन स्कॉटलैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के हाथ में आ गया। इंग्लैंड का शासन स्कॉटलैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के हाथ में आ गया और इसके बाद जो स्टुअर्ट काल शुरू हुआ उसमें जेम्स फर्स्ट के शासन के काल में उसके प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया और इसीलिए क्योंकि वो अपनी राजपद की शक्तियों का प्रयोग निरंकुश रूप से करना चाहता था। इसकी आग का सामना उसके पुत्र चार्ल्स फर्स्ट को करना पड़ा और चार्ल्स फर्स्ट के समय में गृह युद्ध चला और गृह युद्ध के बाद चार्ल्स फर्स्ट को मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद इंग्लैंड में राजतंत्र को हटा करके और गणतंत्र की स्थापना की गई। इंग्लैंड में गणतंत्र 1649 से 1660 ईस्वी तक रहा। 1660 में चार्ल्स सेकंड गद्दी पर बैठा, क्योंकि गणतंत्र वहाँ ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया, इसलिए वापस राजतंत्र की स्थापना हुई और चार्ल्स सेकंड गद्दी पर बैठा। चार्ल्स सेकंड के बाद जेम्स सेकंड गद्दी पर बैठा। चार्ल्स सेकंड के बाद जेम्स सेकंड गद्दी पर बैठा। इसने भी संसद की उपेक्षा की, इसीलिए 1688 में संसद ने ऑरेंज के राजकुमार विलियम थर्ड को आमंत्रित किया कि वे सिंहासन पद पर बैठ जाएं और जेम्स सेकंड जो था वो फ्रांस भाग गया। इसे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। अर्थात इस समय जो शासक थे उनके समय में संसद में और राजाओं में, संसद में और सम्राट में संघर्ष चलता रहा और इसीलिए अंततः एक गौरवपूर्ण क्रांति के बाद जब विलियम थर्ड को आमंत्रित किया गया तो विलियम और मैरी ने इन दोनों ने 1689 के अधिकार पत्र पर साइन किए और इसमें संसद जो थी उसकी सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी, यानी इसमें संसद ने कई अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर हैनोवर वंश के राजा जब गद्दी पर बैठे तो जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज सेकंड, क्योंकि अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे और न ही अंग्रेजी राजनीति में उनकी कोई रुचि थी और न ही वो अंग्रेजी रीति रिवाजों से परिचित थे, इसलिए उनके द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं की जाने लगी और उसी समय प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ। इसके बाद जॉर्ज थर्ड ने राजपद की शक्तियों का पुनर्जीवित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुआ। इसके बाद ये निश्चित हो गया कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी और उनकी पदच्युति कैसे होगी और इस संबंध में निश्चित परंपराएं स्थापित हो गई थी। 1834 में विलियम फोर्थ ने मंत्रिमंडल को पदच्युत करने की कोशिश की, जबकि संसद में उसका बहुमत था। संसद में बहुमत होते हुए मंत्रिमंडल को पदच्युत करने की कोशिश की और इसमें वो सफल नहीं हो पाया। इस प्रकार धीरे धीरे सारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में आने लगी और रानी विक्टोरिया के शासनकाल तक, जो 1837 से 1901 तक रहा, उस समय तक सम्राट का पद पूर्णतया मर्यादित शक्तियों का प्रतीक बन गया था, यानी कि सम्राट की शक्तियां बिल्कुल कम हो गई थी। वर्तमान समय में अगर हम सम्राट के अधिकार देखें तो उसके अधिकार अत्यंत कम हो गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि उसके पास अनेक अधिकार हैं, जैसे नियुक्ति का अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री की जब वो नियुक्ति करता है तो उसको जो लोक सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसमें बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है।
इसमें वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसी प्रकार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जब की जाती है तो वो प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। यानी सम्राट को प्रधानमंत्री के परामर्श से ही अन्य मंत्रियों को नियुक्त करना पड़ता है और उनको उनके विभाग देने का काम भी प्रधानमंत्री के परामर्श पे ही किया जाता है। इसके अलावा जो मंत्रियों की पदच्युति है वो भी प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही होती है। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। इसमें भी सम्राट की स्वयं की इच्छा कोई मायने नहीं रखती। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अगर हम देखें उसकी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ, तो व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों में संसद के अधिवेशन बुलाना और उनका स्थगन करना, तो इसमें भी प्रधानमंत्री की मंत्रणा की उसको आवश्यकता होती है। यानी प्रधानमंत्री से परामर्श लेकर के संसद के अधिवेशन बुला सकता है और स्थगित कर सकता है। और इसके संबंध में कुछ निश्चित परंपराएं हैं, उनका पालन किया जाता है कि अधिवेशन कब बुलाया जाएगा या कब उसको स्थगित किया जाएगा। इसके अलावा जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसका तो वो विघटन नहीं कर सकता, लेकिन लोक सदन का विघटन सम्राट कर सकता है। लेकिन ये भी प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर ही किया जाता है। यानी प्रधानमंत्री जब उसको ये कहे कि लोक सदन विघटित कर दिया जाए, उसके बाद ही वो लोक सदन का विघटन करता है। अपनी इच्छा से वो इसका विघटन भी नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि जब नई संसद आती है, नई संसद जब बनती है तो उसमें स्पीच फ्रॉम द थ्रोन दिया जाता है, यानी सम्राट द्वारा भाषण दिया जाता है। लेकिन इस भाषण को भी मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार किया जाता है। ये भाषण भी मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब मंत्रिमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो सम्राट की स्वीकृति के बाद ही वो कानून बनता है। लेकिन विधेयकों पर व्यवहार में वो अस्वीकृति उनको देता ही नहीं है। जो विधेयक एक बार संसद द्वारा पारित हो जाता है तो उन पर सम्राट अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है, सम्राट को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो न्यायिक शक्तियां हैं उसको फाउंटेन ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि 1701 का जो उत्तराधिकार अधिनियम है, 1701 का जो उत्तराधिकार अधिनियम है उसके अनुसार न्यायाधीश सदाचार पर्यंत कार्य करते हैं। न्यायाधीश सदाचार पर्यंत कार्य करते हैं और उनको वो अपने पद से हटा नहीं सकता। सम्राट उनको अपने पद से नहीं हटा सकता। उनकी नियुक्ति, वेतन, उनका कार्यकाल और संख्या में जो परिवर्तन है उसका अधिकार सम्राट को नहीं है। नवीन न्यायालय की स्थापना या वर्तमान न्यायालय के संगठन और कार्यविधि में वो परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसको जो अपराधियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान है तो वो उस शक्ति का प्रयोग गृह मंत्री के परामर्श पर करता है। सम्राट इस शक्ति का प्रयोग गृह मंत्री के परामर्श पर करता है। और हम ये देखते हैं कि सम्राट सम्मान का स्रोत भी है। सम्राट सम्मान का स्रोत भी है, लेकिन जो भी उपाधियां वो देता है वो अपने विवेक के आधार पर नहीं देता। पीआर या लॉर्ड आदि उपाधियां प्रधानमंत्री के परामर्श से ही वो देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्धांत रूप में उसके पास अनेक शक्तियां होते हुए भी व्यवहार में उसके पास शक्तियां नहीं हैं। और ये माना जाता है कि शासन के क्षेत्रों से 3 महत्वपूर्ण अधिकार हैं। एक तो परामर्श देने का अधिकार है और एक उसको प्रोत्साहन देने का अधिकार है और एक उसको चेतावनी देने का अधिकार है। तो परामर्श का आशय है कि मंत्रियों के कार्यों की जानकारी रख के उनको आवश्यकता अनुसार परामर्श दे। तो प्रोत्साहन का मतलब है कि अगर वो किसी नीति को कल्याणप्रद समझे तो उसको पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करे। और चेतावनी देने का मतलब है कि मंत्रियों द्वारा कोई गलत निर्णय ले लिया जाए तो उन्हें चेतावनी दे। लेकिन मंत्रियों का अधिकार है कि वो उसकी बात को स्वीकार करें या न करें। तो इस प्रकार सम्राट को वर्तमान में 3 ही अधिकार प्राप्त हैं, ऐसा माना जाता है।